हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग और ब्रेंड दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे, क्योंकि अब नेक्स्ट बैटल जो होने वाली थी वो इन लोगों के बीच में होने वाली होती है। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखता है, जो कि तुरंत ही बैटल स्टार्ट करने के लिए कह देता है और फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लुओ फेंग थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन जैसे ही वो आगे आ रहा होता है ब्रेंड के ऊपर अटैक करने के लिए, तभी ब्रांड उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पीछे को धकेल देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर तो वो लुओ फेंग के ऊपर हावी होने लगा था और काफ़ी तेज़ी के साथ लुओ फेंग के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है। तभी लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर समझ गया था कि इससे इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता है, जिसके चलते लुओ फेंग तुरंत ही यहाँ पर स्काई पियर्सिंग ब्लेड फॉर्म का इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए। लेकिन फिर भी इसका कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रेंड काफ़ी आसानी से इस चीज़ को टैकल कर लेता है और फिर इतनी ही देर में लुओ फेंग कुछ कर पाता, वो काफ़ी तेज़ी के साथ आता और फिर लुओ फेंग को हिट भी कर देता है। लुओ फेंग की हालत ख़राब हो चुकी थी और लुओ फेंग ये कह रहा होता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार मैं अपने मूव्स को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हर बार इसका जो रिस्पॉन्स है वो एकदम ही फ्लॉलेस है, भले ही मैं कितनी भी ट्रिक्स को ट्राई क्यों ना कर लूँ। अब लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिल्डिंग टाइप चीज़ को उठा के लेके आता है और फिर उसे ब्रिलियंट के ऊपर पटक देता है, जिससे कि वो कुछ वक्त के लिए उसके अंदर ही धंस के रह जाए। फिर उसके बाद अपने क्लाउड वेन का इस्तेमाल करता है, चारों ही तरफ से क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए उसे ट्रैप कर लेता है और अब अगेन एक बार फिर से अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे काफ़ी ज़ोर से हिट करता है। ब्रैंड यहाँ पर पूरे तरीके से उन वेन्स के हाथों फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही लुओ फेंग वापस आता है अपनी क्लोन फॉर्म के साथ में, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ब्रांड को तो ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ है, बल्कि वो तो एकदम ही ठीक खड़ा है। और साथ ही यहाँ पर अब ब्रांड भी लुओ फेंग को धमकी देते हुए कह रहा होता है कि अब अगर तुम्हारे पास में कोई ट्रिक बची ही नहीं है तो अच्छा ही होगा कि फ़ाइट ना की जाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अटैक कर देता है लुओ फेंग के ऊपर। जैसे ही लुओ फेंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है, तभी यहाँ पर लुओ फेंग भी पीछे को हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेंड काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक कर रहा होता है। लुओ फेंग को मूव करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। रोंग जुन भी इस बैटल को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था और बाकी सारे लोग भी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रेंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन तभी लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल करता है उसके अटैक से बचने के लिए और काफ़ी हद तक वो उसके अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन ब्रेंड लुओ फेंग के सामने कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल था और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी क्लोन बॉडी जो थी वो तुरंत ही वहाँ पर दो भागों में कट जाती और साथ ही लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी वो कर रहा था। अब जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेंड के साथ में लुओ फेंग की फ़ाइट चल रही होती है, उसे देख के लग नहीं रहा था कि ये फ़ाइट 5 मिनट से ज़्यादा भी चलेगी। अब यहाँ पर लुओ फेंग को इतने बुरे तरीके से पीटने के बाद ब्रेंड वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन इतनी देर में वो नोटिस करता है कि कुछ तो पीछे ब्लास्ट हुआ है और वो देखता है कि यहाँ पर लुओ फेंग अभी भी खड़ा हुआ है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी क्लाउड वेंट काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लुओ फेंग फाइट करने के बारे में सोच रहा था और ब्रेंड भी पीछे पलट के लुओ फेंग को ही देख रहा होता है। और साथ ही वो ये भी समझ गया था कि भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन इसके साथ भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रेंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी लुओ फेंग उससे फाइट करना चाह रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग ये भी नहीं चाहता था कि बैटल इस तरीके से इस अंदाज के अंदर ख़त्म हो। तो लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे उसी के अंदर को धकेल लेता और कुछ वक्त के लिए यहाँ पर वो ब्रेंड को अपने काबू में करने के लिए आ भी गया था। लेकिन फिर भी ब्रेंड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मुस्कुरा रहा था, असल में उसके ऊपर लुओ फेंग के किसी भी अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ था। लेकिन तभी लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि वापस से अपनी क्लोन बॉडीज़ के साथ आगे बढ़ता है और इस बार वो काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी सारे अटैक्स करता है ब्रेंड के ऊपर, जिससे कि ब्रेंड यहाँ पर सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसके बॉडी क्लोन्स भी धीरे धीरे करके उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लुओ फेंग अपनी क्लाउड वेन्स के थ्रू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और चारों ही तरफ से वो उसे पीटने की कोशिश भी कर रहा था अपने आर्मामेंट से। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते यहाँ पर लुओ फेंग उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन चारों ही तरफ से लुओ फेंग की क्लाउड वेन्स आ रही होती हैं, लुओ फेंग भी उसे पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि क्लाउड वेन्स जो थी वो एक बॉल टाइप बना लेती हैं, जिसके अंदर अब फाइनली जाके वो कैद हो चुका था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी काफ़ी तेज़ी से जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर जैसे ही लुओ फेंग आगे बढ़ता है तो अगेन वो एक बार फिर से लुओ फेंग को हिट करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो लुओ फेंग के क्लोन बॉडी को होल्ड करता है तभी लुओ फेंग भी उसके हेड के ऊपर अटैक करने वाला था, बट फॉर्चुनेटली वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लुओ फेंग चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और काफ़ी तेज़ी के साथ एक और अटैक कर देता है उसके ऊपर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग की फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि अब फाइनली लुओ फेंग ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार हिट किया था उसको, लेकिन अब वो अपने उसी वेपन को निकाल लेता है और तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। लुओ फेंग वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन सेकंडों के अंदर ही वो काफ़ी तेज़ी के साथ लुओ फेंग के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है और इसी चीज़ से यहाँ पर लुओ फेंग की हार हो गई थी। जैसे ही सारे लोग इस सीन को देखते हैं सभी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए थे। लुओ फेंग की फैमिली रोंगजुन को भी बुरा लग रहा था, इवन उसे तो देख के लग रहा होता है कि अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं बचा इस मैच के अंदर। बाकी सारे लोग भी बुरा फील कर रहे थे और यहाँ पर लुओ फेंग का फ्रेंड शेन भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फाइनली जाके जो लॉर्ड होते हैं और लॉर्ड चैन भी आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वैसे ये ब्रांड वाकई में बहुत ही ज़्यादा चालाक है, इसके पास में कोई ट्रिक्स की कमी नहीं है अपनी जीत को हासिल करने के लिए, बट लुओ फेंग ने आज ऐसा काम किया है जिसके चलते कोई भी इसे नहीं भूल सकता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ब्रांड भी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ये बैटल मैं याद रखूंगा, जिसके साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग वापस आ जाता और वो बबाता के पास में ही बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि उसने मुझे हरा दिया, तो अब मैं यहाँ पर सेमीफाइनल्स के अंदर नहीं जा सकता। लुओ फेंग को काफ़ी बुरा लग रहा था और कह रहा था कि मुझे एयर स्पेस के अंदर एंटर करना था और अब मुझे डर है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी बबाता उसे चेयर अप करते हुए कह रही होती है कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है लुओ फेंग। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सेकंड मैच होने वाला था, जहाँ पर सारे लोग की नज़रें अब इस सेकंड मैच के ऊपर होती हैं, जहाँ पर एक तरफ ऊका था और साथ ही लोंगजुन, इन दोनों की फाइट चल रही थी और यहाँ पर चैन और रोंगजुन भी देख रहे होते हैं इस फाइट को। ऊका और साथ ही लोंगजुन ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे थे। दोनों की फाइट एक एक्सट्रीम लेवल पे चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बराबर से हावी हो रहे थे। तभी बबाता बताने लग जाती है कि लुओ फेंग, मैंने तो पहले से ही कहा था कि ये जो ऊका है वो ह्यूमन ब्लड लाइन से आती है और ऊका का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लुओ फेंग इस बैटल को देख रहा था और वो इसको देख के समझ जाता है कि वाकई में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और लुओ फेंग कहता है कि इवन लोंगक्यून ने भी मुझे सरप्राइज किया है। साथ ही इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती जाती, लगातार डिस्ट्रक्शन हो रहा था और अब तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन इस बैटल को जीतेगा और कौन नहीं, जिसके साथ ही यहाँ पर दोनों बराबर की टक्करें ही दे रहे थे एक दूसरे को और इन दी एंड बैटल ही ख़त्म हो जाता है और कुछ रिजल्ट निकल के आता ही नहीं, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ जो थी वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जिसके बाद अब सारे ही लोग अपनी जजमेंट को पास करने लगे थे कि अब न जाने क्या होगा, कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है या फिर कौन इस मैच को जीता है। तो फिर सभी लोग होस्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या कहेगा। तभी होस्ट को देखते हैं जो कि ये कहने लगे थे कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों ही कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल की है और पता ही नहीं चला कि कौन किस पर हावी हुआ है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जो थे वो इसके बारे में फैसला बनाने वाले होते हैं। साथ ही ये दोनों भी आके खड़े हो चुके थे और अब सेमीफाइनल की बारी थी, लेकिन इससे पहले ओका और लोंगयुन दोनों के अंदर से ही यहाँ पर ये डिसाइड करना था कि कौन आगे जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉर्ड जैसे ही आ गए थे तो सभी के सामने इस चीज़ को पूरे तरीके से क्लैरिफाई करते हैं और अपने पॉइंट्स को रखते हुए ये कह रहे थे कि वैसे ऊका जो है वो भी कुछ कम नहीं है और साथ ही लोंगयुन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि तुम दोनों की ही फाइट एक सेम लेवल पे हुई और साथ ही किसी को कुछ भी नहीं पता चला, दोनों की कैपेसिटी एकदम ही सेम है, तो इसके चलते यहाँ पर इस मैच को ड्रॉ कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सारे लोग हैरान थे कि भाई साहब ये क्या हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और सभी लोग इस चीज़ को लेके बहुत हैरान होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर होस्ट ने एक दूसरा चीज़ भी निकाली थी, उन्होंने एक सोल्यूशन बताया होता है और कह रहे थे कि अब कंपनी जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से इसका रिजल्ट कैलकुलेट करेगी। असल में इस बार उन्होंने लुओ फेंग को चांस दिया था। लुओ फेंग इस बार ऊका और साथ ही लोंगयुन दोनों से ही फाइट करने वाला था और इस बार जो जीतेगा तब यहाँ पर बैटल की असली पावर के बारे में समझ में आ जाएगा कि आखिर
आखिर कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न उन्होंने निकाला था और हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों ही एक दूसरे के साथ में खड़े हुए मोटिवेट कर रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि अब लुओ फेंग भी खुश था और कह रहा होता है कि मैच अभी एंड नहीं हुआ। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग लुओ फेंग की इस तरक्की से काफ़ी ज़्यादा जल रहे होते हैं। लुओ फेंग भी यहाँ पर खुश था कि एटलीस्ट उसे एक चांस तो मिल गया है। साथ ही लुओ फेंग की शानदार परफॉर्मेंस ही थी जिसकी वजह से उसे ये चांस मिला है, नहीं तो कंपटीशन से आउट होने के बाद इस तरीके से उसे ये चांस मिलना वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा बिग डील है। के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग का जो फर्स्ट मैच होने वाला था वो ऊका के साथ में था और लुओ फेंग यहाँ पर स्क्रीन पे बैठा हुआ देख रहा होता है और कह रहा था कि इसके पास में फंडामेंटल्स हैं लॉ ऑफ फायर के और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने फाइटिंग टैलेंट को दिखा सकती है। तभी बबाता कहने लग जाती है कि काहे का सो कॉल्ड टैलेंट इनके जो जनरेशन है वो यहाँ पर उनकी जनरेशन का हार्ड वर्क है, जिसकी वजह से इसके जो जीन्स है वो मॉडिफाइड हो गए और इनके यहाँ पे काफ़ी स्मॉल पॉपुलेशन होती है और इसी की वजह से यूनिवर्स के इस रूल को मेंटेन भी कर पाते हैं। वैसे यहाँ पर इसकी कॉम्बैक्ट पावर की बात करूँ तो वो उसकी रॉयल फैमिली की वजह से उसे काफ़ी अच्छे से मिली है और यहाँ पर उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो इनकी ट्राइब का लीडर बनने का जो असेसमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो बता रही थी कि वो तो ह्यूमन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है लुओ फेंग, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग सोच में पड़ गया था और उसे ये भी पता था कि उसे जर्ग क्वीन से अर्थ को बचाना भी है, तो इस वजह से अब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फाइट करनी होगी क्योंकि ये एक टफ बैटल होने वाला है और यहाँ पर अर्थ को बचाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब फाइट करने के लिए मैदान के अंदर आ चुका था, जहाँ पे ऊका उसके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि तुम्हारे साथ में फ़ाइट करना मेरे लिए एक ऑनर है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास में जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि मेरे लिए एयर स्पेस में जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं इस बैटल को ज़रूर से ही जीतूंगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फिलहाल लुओ फेंग भी उससे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी तो जीतना ही है। और फिर अब इन लोगों का बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ पर बैटल स्टार्ट होते ही दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, जहाँ पर ऊका सबसे पहले अपनी लॉ ऑफ फायर का इस्तेमाल करती है। लुओ फेंग भी उसके अटैक्स से बचने की कोशिश कर रहा था और उसको काफ़ी कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लुओ फेंग अपनी आर्मेंट फेंक के मारता है उसकी तरफ को, लेकिन वो यहाँ पर उससे बचने में कामयाब हो गई थी। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपनी आर्मामेंट को काफ़ी तेज़ी से घुमाने लग रहा था, जिससे कि आसपास की जगह पर प्रेशर बनने लग गया था। ऊका काफ़ी तेज़ी से भागते हुए आ रही होती है अपनी फायर का सपोर्ट लेते हुए, लेकिन आर्मामेंट की जो फॉर्म थी वो यहाँ पर उसका पीछा कर रही होती है। ऊका को देखते हैं जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर बॉल बना लेती है, जिससे कि वो यहाँ पर ऑफेंसिव तरीके से फाइट कर पाए। लुओ फेंग भी देख रहा होता है कि यहाँ पर ये काफ़ी ख़तरनाक और एक्यूरेट तरीके से फाइट कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर वो लुओ फेंग से भी ये कह रही थी कि वैसे तुम भले ही स्पीड के अंदर अच्छे क्यों ना हो, लेकिन लुओ फेंग तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लुओ फेंग को पता था पहले से कि आखिर इस तरीके के ऑफेंसिव बैटल का इस्तेमाल किस तरीके से अपने पक्ष के लिए किया जा सकता है, इसलिए लुओ फेंग अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा संयम के साथ काम ले रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊका भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और काफ़ी तेज़ी के साथ लगातार लुओ फेंग के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रही होती है। लुओ फेंग भी उसके सारे ही अटैक्स को एक के बाद एक रोक रहा होता है और उसे पता था कि यहाँ पर ये लड़की सिर्फ अपनी फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए तो अकेले लुओ फेंग को सप्रेस नहीं कर सकती, हालांकि वो कोशिश पूरी कर रही थी इस चीज़ की। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग काफ़ी गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि अब मैं अपनी वो ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और तुरंत ही अपनी आर्मामेंट को लेता और काफ़ी तेज़ी से एक डबल स्लैश अटैक करता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊका वो अपनी फायर का इस्तेमाल कर रही थी और बाकी सारे लोगों की भी नज़र इस चीज़ पे ही थी कि अब न जाने क्या होगा, लेकिन लुओ फेंग ने अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट का इस्तेमाल किया था और उसकी सेकंड हेवनली फॉर्म का इस्तेमाल किया होता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ जाकर टकरा जाता है ऊका के साथ में। लुओ फेंग को ऑलरेडी इंजरीज हो रखी थी, वो भी पहले से ठीक नहीं था, लेकिन लुओ फेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, जिससे कि यहाँ पर ऊका रोकते रोकते भी अब पीछे को हटने पे मजबूर हो चुकी थी। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था और बाकी सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि वाकई में लुओ फेंग के पास में बहुत ही ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग है
हो लुओ फेंग को अंडर एस्टिमेट करना वाकई में काफ़ी मुश्किल पड़ेगा इसके लिए। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पिरिचुअल मास्टर वो भी अपनी कैलकुलेशन लगा रहा था और अपने टकलू को पकड़ के बैठ जाता और कह रहा था कि मेरी कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी बबा था उसके सिर पे एक हैमर मारती और कह रही थी कि अच्छा तुम्हारी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती, तुम्हारी तो कैलकुलेशन क्या तुम पूरे के पूरे ही गलत हो। एक बार फिर से उन लोगों की फाइट होने लग जाती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो सेकंड वाले स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट वाले से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मान का स्टार्स के बारे में सुना है कि ये यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, और साथ ही क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग ने ऊका की बैंड बजा दी थी, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लुओ फेंग ने उसके साथ में सब कुछ कर दिया है, जिसके चलते अब तो हर जगह से फायर निकल रही होती है। और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी और लगातार लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रही थी। वो कह रही होती है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं पूरे तरीके से बंद नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें मारूंगी। और फिर लुओ फेंग की तरफ को आगे बढ़ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा हंस भी रही थी। वैसे जिस तरीके से अब वो फाइट कर रही है, उसके अग्रेसिव नेचर को देख के ये नज़र आ रहा है कि अब असल में वो फाइट नहीं कर रही बल्कि अपना आपा खो रही है। और यहाँ पर जीतने के चक्कर में इतनी ज़्यादा डिस्प्रेशन दिखा रही है कि पागलों की तरह लुओ फेंग के ऊपर बस अटैक पे अटैक करे जा रही है। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने बॉडी क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भी काफ़ी तेज़ थी, कुछ कम नहीं होती। लेकिन लुओ फेंग के जो क्लोन थे वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। और साथ ही लुओ फेंग की जब ये अग्रेसिव हो जा रही है तो फिर इसका कंट्रोल इसके माइंड और इसके एक्शन पे इस हद तक नहीं है, जिसका फ़ायदा उठा के लुओ फेंग ने एक कट उसकी बॉडी पे कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ वक्त बाद एक दूसरा अटैक भी उसकी बॉडी को हिट होता है, जिससे कि कुछ येलो टाइप का ब्लड निकल रहा था। लेकिन इससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने फायर विंग्स को ओपन करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है लुओ फेंग के क्लोन्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एक बार तो वो लुओ फेंग को इतने बुरे तरीके से हिट करती है कि लुओ फेंग की खुद की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी लुओ फेंग हार नहीं मान रहा होता और कह रहा होता है कि भले ही तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लो, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। जिस तरीके से तुम फाइट कर रही हो, तुम्हारा हारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, बट अगेन लुओ फेंग को मौका मिल चुका था और एक बार फिर से लुओ फेंग वही करता है जो कि वो इतनी देर से करता आ रहा है। असल में लुओ फेंग एक बार फिर से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के ऊपर हिट करता है, जिससे कि हमें वापस से उसका वही येलो टाइप का ब्लड देखने के लिए मिलता है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, लेकिन लुओ फेंग अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसे काफ़ी इंजर्ड कर रखा था और पहले की फाइट की वजह से ही वो इंजर्ड थी। तो एक बार फिर से लुओ फेंग उसको इंजर्ड कर देता। हालांकि वो अपनी फायर को चारों ही तरफ फैलाने की कोशिश तो कर रही होती और लुओ फेंग को काफ़ी गुस्से से मारने भी वाली थी और चिल्ला रही होती है, जिससे कि वो जो फायर है वो चारों ही तरफ फैलने लगी थी। लेकिन लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अब खुद ज़्यादा ही अग्रेसिव हो चुका था। गोल्डन हॉर्न बहमूद भी चिल्लाने लग जाता है। दोनों ही अब एक दूसरे से टकरा चुके थे, जहाँ पर लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का भी इस्तेमाल करते हुए ऊका को टक्कर देने लगा था। ये देखने के बाद तो रोंगजुन भी हैरान था और कह रहा था कि इतने बुरे तरीके से हिट होने के बावजूद भी ये इतने अच्छे से कमबैक कर पाया है। वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊका की हालत ख़राब थी, बैटल फील्ड के अंदर उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और इसी पॉइंट पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊका का यहीं पे एंड हो गया था, मतलब कि वो इस बैटल को हार चुकी थी। लुओ फेंग के सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लुओ फेंग की फैमिली भी खुश होती है और लोंगियान भी यहाँ पे खड़ा हुआ था। हालांकि वो स्केल्टन जैसा दिखने वाला बंदा भी इस बात से काफ़ी खफा नज़र आ रहा होता है कि लुओ फेंग इस बैटल को जीत गया है। लुओ फेंग ने उसे हरा तो दिया था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लुओ फेंग को देख रही थी और कह रही थी कि माफ़ करना कि बैटल के दौरान मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। लुओ फेंग कह रहा होता कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो बस होता ही रहता है। खैर तुमने अपनी इंस्टिंक्ट्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। और वो लुओ फेंग को यहाँ पर और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक तरीके से लुओ फेंग को टोंट मार रही होती है और कह रही थी कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हाँ ये बात याद रखना लुओ फेंग कि तुम्हें भी कोई ना कोई ज़रूर से ही मिलेगा। जिसके साथ ही कह रही होती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहते साथ ही ताना मार के तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। और लुओ फेंग कह रहा होता है कि इसकी तरह मेरा खुद का भी क्लियर नहीं है कि आखिर मैंने इस वॉर को ज्वाइन क्यों किया है। लेकिन साथ ही लुओ फेंग को अब अपना अगला ओपोनेंट दिख चुका था स्क्रीन के ऊपर, जिससे फाइट करने के लिए लुओ फेंग एक बार फिर से तैयार था। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।